हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि और आज हम करेंगे स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। नाम ही बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका, है ना। सो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल किस लिए होता है और कैसे काम करता है। सो ये प्रोटोकॉल आपका डेटा लिंक लेयर पे काम करता है एंड इसका मेजर पर्पस जो है दैट इज टू रिजॉल्व योर फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल प्रॉब्लम्स, राइट। सो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में हमारे पास तीन प्रोटोकॉल्स हैं और वो तीनों प्रोटोकॉल्स कैसे काम करते हैं वी विल सी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर वो है गो बैक एंड सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल। ठीक है। बट उससे पहले आपके पास एक सिंपल सा प्रोटोकॉल है जो फ्लो कंट्रोल करता है कि जो सेंडर है भाई वो ज्यादा फास्ट डेटा ना भेजे जो रिसीवर रिसीव ना कर। ठीक है। सो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल शुरू करने से पहले हम एक चीज जो हमने पहले भी डिस्कस की थी वो देखते हैं कि हमने ये डिस्कस किया था कि एरर कंट्रोल के लिए एक्नॉलेजमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कि भाई एक फ्रेम जो है वो सेंडर भेज रहा है, रिसीवर के पास वो फ्रेम पहुंचता है और रिसीवर के पास जब वो फ्रेम पहुंचता है तो वहां से एक्नॉलेजमेंट वापस आती है कि वो फ्रेम सही से पहुंच गया है। ठीक है। तो हमने क्या रखा था कि भाई सही पहुंचेगा तो एक्नॉलेजमेंट आएगी और उधर एक टाइमर लगा दिया गया है कि अगर इतने टाइम तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आई तो उसका मतलब है कि आपका फ्रेम में कुछ प्रॉब्लम हो गई है एंड वी नीड अ रीट्रांसमिशन। ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन में आपका डेटा ए टू बी जा रहा है और बी टू ए भी हमारे पास एक्नॉलेजमेंट आ रही है। सो वी नीड अ फुल ड्यूप्लेक्स ट्रांसमिशन, है ना। सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन यहाँ नहीं चलेगी। तो सिंप्लेक्स क्या होती है कि जिसमें आपका सिर्फ एक ही साइड पे डेटा ट्रांसमिट हो सकता है। तो यहाँ मुझे या तो हाफ ड्यूप्लेक्स या फुल ड्यूप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन की जरूरत होगी जहां पे ए टू बी भी डेटा जा सके और बी टू ए भी आ सके क्योंकि एक्नॉलेजमेंट तो वापस आनी है ना। बट देन ये सोचा गया कि जो एक्नॉलेजमेंट वापस आती है ना। अब जो एक्नॉलेजमेंट वापस आती है इट वुड बी एन ओवरहेड कि हर पैकेट के लिए, हर फ्रेम के लिए रादर एक्नॉलेजमेंट वापस भेज रहे हो। फॉर एवरी फ्रेम एक एक्नॉलेजमेंट वापस आ रही है, वो भी तो बैंडविड्थ ले रही है। तो ये सोचा गया कि एक काम करते हैं, रादर देन हैविंग इट दिस वे, हम थोड़ा सा टाइमर और बढ़ा देते हैं और ऐसा करते हैं कि हर फ्रेम जैसे ही रिसीव होता है बिल्कुल उसी टाइम उसके एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजते। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, द एक्नॉलेजमेंट, यहाँ पर when a data frame arrives, instead of immediately sending a separate control frame which is the acknowledgement frame, the receiver restrains itself and waits until the network layer passes at the next packet. तो जो बी ने ए को डेटा भेजना है तब तक वो वेट करेगा जब तक बी से ए के लिए कोई और नया डेटा आ रहा है। वो जब डेटा भेजेगा तो उसी के साथ पीछे एक्नॉलेजमेंट लगा के भेज देगा रिसीव्ड डेटा की। So the acknowledgement is attached to the outgoing data frame using the acknowledgement field in the frame header. In effect, the acknowledgement gets a free ride on the next outgoing data frame. तो आपको acknowledgement के लिए अलग से फ्रेम नहीं भेजना पड़ा, जो डेटा फ्रेम जा रहा था उसी के साथ ही हमने received data frame की acknowledgement भी अटैच कर दी। The technique of temporarily delaying outgoing acknowledgement so that they can be hooked on to the next outgoing data frame is known as पिगी बैकिंग। ये आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में वैसे भी अलग से पूछा जा सकता है। पिगी बैकिंग क्या होता है। ठीक है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, यू शुड नो इट। सो पिगी बैकिंग का मतलब ये है कि जब हम फ्रेम्स भेजते हैं तो हर फ्रेम के लिए एक्नॉलेजमेंट डायरेक्ट वापस नहीं आती है। एक सर्टेन टाइम के अंदर अगर कोई डेटा आ रहा है बी से ए की तरफ तो उस डेटा के साथ हम एक्नॉलेजमेंट को अटैच करके भेज देते हैं विद द हेल्प ऑफ सम स्पेशल बिट फील्ड्स। तो उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा फ्रेम की जरूरत नहीं पड़ती है और इस टेक्निक को पिगी बैकिंग कहते हैं। ठीक है। सो आप अपने वर्ड्स में मुझे कमेंट्स में लिख के बताओगे कि आपको क्या समझ आया। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पिगी बैकिंग। The principal advantage of using piggybacking over having distinct acknowledgement frames is better use of the available channel bandwidth. Obviously, आप bandwidth बचा रहे हो. The acknowledgement field in the frame header costs only a few bits, whereas a separate frame would need a header, the acknowledgement, and a checksum. In addition, fewer frames send means fewer frame arrival interrupts and perhaps fewer buffers in the receiver, depending on how the receiver software is organized. तो एक तरह से देखा जाए तो पूरा का पूरा नेटवर्क ट्रैफिक कम हो जाता है सिस्टम की। जो प्रोसेसिंग पावर है वो कहीं और यूज हो सकती है rather than putting all the processing thing on the sending of acknowledgements, right? However, piggybacking introduces a complication not present with separate acknowledgements. इसमें से हमें दिखाना पड़ता है कि किस फ्रेम की एक्नॉलेजमेंट है और कितनी देर उसको वेट करना है। ठीक है। हाउ लॉन्ग इट शुड वेट फॉर दैट। सो इफ द डेटा लिंक लेयर वेट्स लॉन्गर देन द सेंडर्स टाइम आउट पीरियड द फ्रेम विल बी रीट्रांसमिटेड डिफीटिंग द होल पर्पस। और अगर कम टाइम के लिए वेट करेगा तो उसमें अपनी प्रॉब्लम है, तो दैट टाइम हैज टू बी डिसाइडेड प्रॉपर्ली। ठीक है।
अब हमारे पास जो प्रोटोकॉल्स हैं, ये तो पिगी बैकिंग एक छोटा सा टर्म था जो हमने देखा, but now comes your actual sliding window protocol. So next three protocols are bi-directional protocols that belong to the class called sliding window protocols. The three differ among themselves in terms of efficiency, complexity, buffer requirement as discussed later. ठीक है, अब इसमें होता क्या है, स्लाइडिंग विंडो का मतलब क्या है? स्लाइडिंग विंडो क्या है कि आपके पास एक रैम में बफर स्पेस है। ठीक है, इट्स अ बफर स्पेस। बफर स्पेस जो है वो आपका हो सकता है जो विंडो है हम कहते हैं वो 1 बिट की हो सकती है, 2 बिट की हो सकती है, 3 बिट की हो सकती है। अब देखो अगर 1 बिट की विंडो है तो उसमें दो फ्रेम्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 raised to the power 1 is 1। तो एक फ्रेम होगा 0 विंडो पे और एक फ्रेम होगा 1 विंडो पे। अगर आपकी स्लाइडिंग विंडो 2 बिट्स की है तो आपके पास 4 फ्रेम हो सकते हैं एट द नंबर 0, 1, 2, 3। अगर आपकी स्लाइडिंग विंडो 3 बिट्स की है तो आपके पास 8 फ्रेम्स हो सकते हैं एट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर 4 बिट्स है तो 16 हो जाएगा, 5 है तो 32 हो जाएगा। सो दैट्स व्हाट दे सेइंग कि 0 से लेकर 2 raised to the power n-1 तक आपका फ्रेम नंबर जा सकता है। सो रेंजिंग फ्रॉम 0 up to some maximum, the maximum is usually 2 raised to the power n-1, so the sequence number fits exactly in the n-bit field. अब पहला जो प्रोटोकॉल है इसके अंदर उसे कहा जाता है स्टॉप एंड वेट। स्टॉप एंड वेट स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में आपका एन जो है 1 है, मतलब इसमें सिर्फ दो ही फ्रेम्स की जगह होती है, 0 और 1, सीक्वेंस नंबर 0 और 1। इसका बेसिक रूल होता है फ्लो कंट्रोल करने के लिए। तो एक जो फ्रेम विंडो है उसमें भेजने वाला फ्रेम होगा, 1 को फ्री रखना पड़ेगा क्योंकि उसमें एक्नॉलेजमेंट आएगी। ठीक है, फिर जब आ जाएगी फिर नया फ्रेम बनेगा, वो जाएगा, फिर एक्नॉलेजमेंट आएगी। तो एक टाइम पे एक ही फ्रेम जा सकता है और जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आती अगला फ्रेम आप नहीं देख सकते। The essence of all sliding window protocol is that any instant of time, the sender maintains a set of sequence numbers corresponding to frames it is permitted to send. These frames are said to fall within the sending window. Similarly, the receiver also maintains a receiving window corresponding to the set of frames it is permitted to accept. ठीक है, the sender's window and the receiver window need not have the same lower and upper limits. तो आपकी sender और receiver window अलग-अलग साइज की भी हो सकती है। सेंटर की विंडो हो सकता है अलग साइज की हो, रिसीवर की हो सकता है अलग साइज की हो। ठीक है, सो दैट डिपेंड्स, वो आपका उस पर डिपेंड करेगा कि क्या उनके साइज यूज हो रहे हैं। जैसे ये डायग्राम इन्होंने शो की हुई है 3 बिट सीक्वेंस नंबर। सो इनिशियली आपका सेंडर ऐसे है। ठीक है, सो इनिशियली सेंडर की जो बफर है वो ऐसे है, अब इसमें कुछ भी नहीं है। फिर और रिसीवर इज रेडी टू रिसीव एट 0, तो ये जो ओपन है मतलब रेडी टू रिसीव, और यहाँ पे जो ओपन है दैट मीन्स रेडी टू सेंड। तो इनिशियली जब शुरू हुआ तो ये अभी कुछ भी नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है, दिस इज रेडी टू रिसीव, इसको नहीं पता अभी सेंडर के पास है कि नहीं है। इट इज रेडी टू रिसीव इन 0 सीक्वेंस नंबर। फिर इसके पास नेटवर्क लेयर से डेटा आया, नाउ इट इज रेडी टू सेंड। नाउ इट इज रेडी टू सेंड फ्रॉम 0। अब ये रेडी है। अब जब ये 0 वाला इसमें आ जाएगा तो ये 1 पे चला जाएगा कि इट इज रेडी फॉर 1, और इसकी जब एक्नॉलेजमेंट वापस जाएगी तो फिर ये इधर आ जाएगा, मतलब ये इसका ट्रांसमिशन पूरा हो गया। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, ये वाला फिल हो जाएगा, फिर ये रिसीव होगा, फिर ऐसे 2, और ये साइकिल आपका चलता रहेगा, घूमते रहेंगे। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होके वापस 0 पे आ जाएगा। Since frames currently within the sender's window may ultimately be lost or damaged in transit, the sender must keep all these frames in its memory for possible retransmission. तो जब तक उनकी एक्नॉलेजमेंट वापस नहीं आती है तब तक वो फ्रेम्स को अपनी विंडो में रखता है। जिसकी एक्नॉलेजमेंट आ जाती है उसको हम विंडो से रिमूव कर देते हैं। तो विंडो में क्यों रखते हैं? क्योंकि अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आई तो उस फ्रेम को हमें रीट्रांसमिट करना पड़ेगा। वी हैव टू रीट्रांसमिट दैट पर्टिकुलर फ्रेम। ठीक है, so the receiving data link layers windows correspond to the frames it may accept. Any frame falling outside the window is discarded without comment. When a frame whose sequence number is equal to the lower edge of the window is received, it is passed to the network layer and acknowledgement is generated and the window is rotated by 1. जैसे आप रेडी हो अभी रिसीव करने के लिए 0 में, तो 0 सीक्वेंस नंबर वाला ही रिसीव होना चाहिए। ठीक है, पिछला कोई आएगा तो नहीं चलेगा। अगर मैं 3 वाले पे हूँ तो मुझे 3 वाला ही चाहिए, अगर कोई पिछला या अगला आ रहा है तो वो रिसीव नहीं करेगा, वो 3 को ही रिसीव करेगा, उसकी एक्नॉलेजमेंट जनरेट करेगा एंड देन इट विल ओपन फॉर 4 कि अब मैं 4 सीक्वेंस नंबर को एक्सेप्ट करूंगा। जब 4 आ जाएगा तो 4 की एक्नॉलेजमेंट जनरेट करेगा और वो 5 की वेट करेगा। सो इट डज इट लाइक दैट। ठीक है, सो अब यहाँ पर आ जाते हैं हम एक एक करके तीनों प्रोटोकॉल्स के ऊपर। 1 बिट स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल।
So before tackling the general case, let us first examine the sliding window protocol with maximum window size of 1. Such a protocol uses stop and wait since the sender transmits a frame and waits for the acknowledgement before sending the next one. तो ये एक को रिसीव करता है, फिर उसकी एक्नॉलेजमेंट की वेट, एक को सेंड करता है, फिर उसकी एक्नॉलेजमेंट की वेट करता है. ये प्रोग्राम्स आपको करने की जरूरत नहीं है, बट ये एक्चुअली मैंने उनका कोड उन्होंने लिख के दिखाया हुआ है. इस स्लाइडिंग विंडो का अगर आप सी लैंग्वेज में कोड लिखोगे तो वो कैसा होगा. बट एज अ theory subject we don't have to study the code. ठीक है. So under normal circumstances, one of the two data link layer goes first and transmits the first frame. In other words, only one of the data link layer program should contain the two physical layer and start timer procedure calls outside the main loop. ठीक है. But in the event that both data link layers start off simultaneously, a peculiar situation arises as discussed later. The starting machine जो है वो पहले fetch करके data भेजेगी. The receiving data link layer checks to see if it is a duplicate. Just as in protocol 3, if this frame is one expected तो वो उसको receive कर लेती है, और अगर same expected नहीं है तो उसको discard कर देती है. The acknowledgement field contains the number of the last frame received without error. If this number agrees with the sequence number of the frame the sender is trying to send, the sender knows it is done with the frame stored in the buffer and can fetch the next packet from the network layer. अगर सीक्वेंस नंबर मैच नहीं करता है तो वो उसी फ्रेम को दोबारा से सेंड करेगा. सो सेम फ्रेम, अगर तो एक्नॉलेजमेंट उसी की फ्रेम की थी तो ठीक है, अगले फ्रेम पे चलो. अगर उस फ्रेम की एक्नॉलेजमेंट नहीं आई है तो आफ्टर द टाइमर गोज ऑफ उसको उसी फ्रेम को दोबारा भेजना पड़ेगा. तो ये बेसिकली फ्लो कंट्रोल करके रखता है कि फास्ट फास्ट डेटा नहीं भेज सकते. एक फ्रेम जाएगा, एक्नॉलेजमेंट आएगी, फिर फ्रेम जाएगा, फिर एक्नॉलेजमेंट आएगी. सो इट वर्क्स लाइक दैट. ठीक है. पर आपके पास जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, वो कौन से हैं हमारे ये दो प्रोटोकॉल जिसके ऊपर क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बार पूछा जाता है. वो है प्रोटोकॉल यूजिंग गो बैक एंड सिलेक्टिव रिपीट. ठीक है. अब इन दोनों प्रोटोकॉल्स में होता क्या है, इसमें यूजुअली बड़े साइज की सेंडर या रिसीवर विंडो यूज होती है. ठीक है. तो सिंस वी हैव बिगर साइज, इसके नाम से ही पता चल जाता है. देखो क्या है, आपके फ्रेम्स जा रहे हैं. ये दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं इन्होंने. ठीक है. ये एक एग्जांपल है जिसमें फ्रेम्स ट्रांसमिट हो रहे हैं. तो पहले 0 वाला फ्रेम गया, 1 वाला फ्रेम गया, 2 वाले फ्रेम में एरर है. ध्यान से देखना. ठीक है. 0 फ्रेम गया, 3 फ्रेम्स के बाद एक्नॉलेजमेंट जाती है. तो 0 वाले की एक्नॉलेजमेंट 3 पे चली गई, फिर 1 आया, 1 वाले की एक्नॉलेजमेंट 4 पे रिसीव होगी. 2 वाले में एरर था जिसके लिए वो टाइम आउट है. टाइम आउट इंटरवल हमारा यहाँ तक चल रहा है. पर मीनवाइल वो 4 भी भेज चुका है, 5 भी भेज चुका है, 6 भी भेज चुका है, 7 भी भेज चुका है एंड 8 भी भेज चुका है. अब 8 पे जाकर क्या हुआ, टाइम आउट हो गया. टाइम आउट हुआ तो हमें पता चला कि भाई सेकंड वाले में तो एरर था. सेकंड वाले में एरर था तो उसको रीट्रांसमिट करना पड़ेगा. पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेकंड को रीट्रांसमिट करना पड़ेगा, क्योंकि जो रिसीवर वाली विंडो है उसमें क्या है, उसमें हमने ये सीक्वेंस नंबर का चेक लगा रखा है कि भैया हम तो 2 वाला ही रिसीव करेंगे. उसके बाद अगर कोई आया 3 4 5 6 तो वो डिस्कार्ड हो जाएगा. वो उसने जब तक 2 का रिसीव करके एक्नॉलेजमेंट नहीं देगा तब तक वो 3 वाले नंबर को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा. फिर जब तक वो 4 वाला रिसीव करके नहीं करेगा, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो आपका 2 पे एरर था, 3 डिस्कार्ड हो गया, 4 डिस्कार्ड हो गया, 6 5 7 8 ये सब डिस्कार्ड हो गए. फिर 2 रीट्रांसमिट हुआ टाइम आउट के बाद. 2 सही आया तो उसकी एक्नॉलेजमेंट गई, फिर 3, फिर 4. अब कोई एरर नहीं है तो सब सही चलता रहेगा. बट दिस इज गो बैक एन. गो बैक एन मतलब जिस जगह पर एरर आया है. ठीक है. जब ये डिसाइड हो जाता है, जब एक्नॉलेजमेंट नहीं आती, जब टाइम आउट हो जाता है, सो टाइम आउट होने का मतलब ये है कि भाई अब हमें पता चल गया कि इसके आगे के सारे फ्रेम्स खराब है ना. सो टाइम आउट होने का मतलब क्या है कि इसके आगे के सारे फ्रेम्स जो है वो खराब है. तो अगर वो फ्रेम्स खराब है तो उन सब के सबको हमें रीट्रांसमिट करना पड़ेगा. वी हैव टू रीट्रांसमिट ऑल ऑफ देम. ठीक है. सो उन सबको रीट्रांसमिट करना पड़ेगा. सो गो बैक एन हो जाता है, 2 ऑनवर्ड सारे के सारे दोबारा भेजे जाएंगे क्योंकि वो डिस्कार्ड हो गए थे. पर अब हम सोचते हैं कि भाई इसमें कितनी बैंडविड्थ वेस्ट हो जाती है ना. जब हमारे पास विंडो साइज है, रिसीवर के पास बड़ा साइज है, ये जनरली प्रॉब्लम आती है अगर छोटा साइज हो या इवन आपके पास बड़ा साइज है तो हम सिलेक्टिव रिपीट यूज कर सकते हो. सिलेक्टिव रिपीट में देखो क्या होता है, अभी भी 2 पर एरर आया, लेकिन इसको थोड़ा प्रोग्राम अलग तरीके से किया गया है. ये 3 वाले को बफर में रख लेगा, नेटवर्क लेयर पे पास नहीं करेगा लेकिन बफर में रख लेगा. 4 वाले को नेटवर्क लेयर में पास नहीं किया, बफर में रख लिया. ठीक है. सो फ्रेम्स बफर्ड बाय द डेटा लिंक लेयर, इट्स नॉट पासिंग देम टू द नेटवर्क लेयर बट कीपिंग इन द विंडो. फिर जब टाइम आउट हुआ तो सिर्फ वही वाला रिपीट होगा जिसमें एरर था. सो 2 वाले में एरर था, 2 वाला रिपीट हुआ,
फिर 2 पहले नेटवर्क लेयर को पास होगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और उसके बाद 6, 7, 8 आपके रिसीव होते जाएंगे। दिस इज सिलेक्टिव रिपीट, कि सबको रिपीट नहीं कराओ। गो बैक एन में सारे के सारे रिपीट होते हैं, ऑल ऑफ देम हैव टू बी रीट्रांसमिटेड। सो इनके नाम से ही दोनों का डिफरेंस पता चल रहा है ना। तो गो बैक एन का मतलब है कि सब के सब दोबारा जाएंगे, और सिलेक्टिव रिपीट का मतलब क्या है कि सिर्फ सिलेक्टेड को ही हमें रिपीट कराना है, मतलब जो सिलेक्टेड वाला हमारा गलत है उसी को ही वी हैव टू retransmit, otherwise we don't have, राइट। सो ये है गो बैक एंड सिलेक्टिव रिपीट। ये डायग्राम अगर आपको समझ आ गए, लॉजिक समझ आ गया, ये मेन चीज है। लिखना क्या है वो तो आप यहाँ से मेन मेन जो पॉइंट्स है वो अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड जस्ट राइट अबाउट दैट, कोड आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा, ठीक है। ये वाला पैराग्राफ जो है आप पढ़ोगे और अकॉर्डिंगली लिखोगे कि आपके पास गो बैक एन और सिलेक्टिव रिपीट क्या है। सो यहाँ से है go back n for the case in which the receiver's window is large. Frame 0 and 1 are correctly received and acknowledged. Frame 2, however, is damaged or lost. The sender, unaware of the problem, continues to send the frames until the timer expires. और उसके बाद वो सारे के सारे दोबारा भेजे जाएंगे, ठीक है। The other general strategy for handling errors when frames are pipelined is called selective repeat. When it is used, a bad frame that is received is discarded, but good frames received are buffered. When the sender times out, only the oldest unacknowledged frame is retransmitted. If the frame arrives correctly, the receiver can deliver to the network layer in sequence all the frames it has buffered. Selective repeat is often combined with having the receiver send a negative acknowledgement when it detects an error. For example, when it receives a checksum error or a frame out of sequence, NAK stimulates retransmission before the corresponding time expires and thus improve performance. तो go back n में हम सिर्फ positive acknowledgement का ही यूज करते हैं कि अगर सही है तो positive acknowledgement आएगी और अगर गलत है तो कोई भी acknowledgement नहीं आएगी। लेकिन selective repeat में आपने डायग्राम में भी देखा होगा कि इसमें टाइम आउट जो था वो 8वें फ्रेम तक था, 8 तक था टाइम आउट, जबकि इसमें आपका 2 फ्रेम के बाद ही 2 को रिट्रांसमिट कर दिया गया, क्योंकि इसके अंदर दे आर यूजिंग नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट एज वेल, कि अगर फ्रेम में कोई प्रॉब्लम है तो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज दो ताकि टाइम आउट होने से पहले वो फ्रेम रिट्रांसमिट हो सके। सो टाइम आउट होने से पहले ही वो फ्रेम आपका रिट्रांसमिट हो जाएगा और फिर वो नेटवर्क लेयर को आगे पास हो सकते हैं। सो लिखने के लिए तो इतना भी बहुत है, बाकी आप डायग्राम बनाकर इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो व्हाट द प्रोटोकॉल इज, ठीक है। इसी डायग्राम को ही जो ऊपर है उसको यहाँ पे इन्होंने और एक्सप्लेन किया हुआ, ठीक है। सो ये आपके हो गए स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, गो बैक एन एंड सिलेक्टिव रिपीट। ये कोड है, कोड आपको नहीं करना है, ठीक है, बट यू शुड नो द मीनिंग एंड हाउ डू दे वर्क। सो 3 प्रोटोकॉल्स हमारे पास हैं इसके अंदर। एक आपका सिंप्लेक्स हो गया 1 बिट वाला, फिर एक गो बैक एन, और ये सिलेक्टिव रिपीट। बोथ सेंडर एंड रिसीवर मीन्स, तो इसमें से आप अपना 6 मार्क्स का या 7 मार्क्स का जैसा भी आपका एग्जामिनेशन होता है, जो भी आपको पेपर में क्वेश्चन मैक्सिमम मार्क्स का आ सकता है, उसके अकॉर्डिंगली अपना एक आंसर प्रिपेयर करके रखो, ताकि आपको दिमाग ना लगाना पड़े कि जब पेपर में लिखना है तो क्या लिखना है, बिकॉज इट इज अ रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। सो ये आपसे बहुत बार पूछा जाएगा, पूछा जाता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो डू राइट डाउन द आंसर एंड यू कैन सेंड मी द आंसर टू गेट माई ओपिनियन ऑन इट कि आपने सही लिखा है या नहीं लिखा है। तो आप इसको पढ़ो और अपने आप से अपने वर्ड्स में लिखो, डायग्राम जरूर बनाना, साथ में डायग्राम बनाना बहुत जरूरी होता है। इसमें 2 डायग्राम्स बनेंगे आपके, आपको जब एक्सप्लेन करना है तो ये 2 तो बनाने ही है, सिलेक्टिव रिपीट और गो बैक एन के लिए यू हैव टू मेक दिस एंड एक्सप्लेन, और स्लाइडिंग विंडो को एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये घड़ियों वाला डायग्राम भी बनाना है। तो लगती तो घड़ियां ही है ना, स्लाइडिंग विंडो है बट इट लुक्स लाइक क्लॉक्स। तो ये घड़ियों वाला डायग्राम जो है ये जरूर बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्लाइडिंग विंडो को एक्सप्लेन करने के लिए। सो दैट्स योर स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल यूज्ड इन डेटा लिंक लेयर फॉर योर फ्लो कंट्रोल एज वेल एज फॉर डीलिंग विद एरर्स, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा, और नहीं भी समझ आया है, कुछ कुछ डिफिकल्टी लग रही है तो राइट इन द कमेंट्स बिलो। समझ आ गया तो भी एक अच्छा सा कमेंट लिखो कि यस मैम समझ आ गया। एंड आई विल बी कंडक्टिंग सम लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस वेरी सून, तो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको पता चलता रहे कि मैम कब लाइव आ रही है। तो जो भी आपको डाउट्स इसमें रह जाएंगे दिमाग में, कुछ भी होगा तो आपको लाइव क्लास में
पूछ सकते हो, ठीक है? सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू सून। तब तक आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। बाय फॉर नाउ।